टॉपिक हमारा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और ये लेक्चर 1 है। इसमें डिस्कस करेंगे हम मैटर और उसके नेचर क्लासिफिकेशन को। सबसे पहले ये कि अगर आपको मैं कहूं कि डिफाइन करो मैटर क्या होता है, तो एक 11th के स्टूडेंट को हर चीज की जो डेफिनेशन, जो भी चीजें उसके सिलेबस में उसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, डिफाइन करना आना चाहिए। कॉन्सेप्ट तो बात की बात है, पहले डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। तो मैटर की डेफिनेशन क्या है, तो बोलोगे मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस and possesses mass and the presence of which can be felt by any one or more of our five senses। यानी हम उसे महसूस कर सकते हो, या तो उसको स्मेल कर सकते हो, टच कर सकते हो, देख सकते हो, किसी तरीके से हमारे सेंसेस उसे महसूस कर सकते हो। तो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, यानी ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम हो, मास हो, तो मैटर कहलाएगा। इसको क्लासिफाई कर सकते हैं हम ब्रॉडली 3 स्केल पे। एक है सॉलिड, एक है लिक्विड, एक है गैस। तो 3 तो आप जानते ही हो। सॉलिड में आपको पता है कि डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, डेफिनेट शेप भी होता है। कोई भी सॉलिड आप अगर इमेजिन करो तो किसी ना किसी पर्टिकुलर शेप का रहता है वो, और उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। लेकिन अगर आप लिक्विड की बात करो तो लिक्विड का वॉल्यूम तो डेफिनेट रहता है, लेकिन शेप उसका डेफिनेट नहीं रहता है। लिक्विड को आप जैसे बर्तन में रखोगे वो वैसा शेप एक्वायर कर लेगा। यानी 1 लीटर वाटर अलग अलग वेसल में अलग अलग शेप में होगा, लेकिन होगा 1 लीटर वाटर। अगर हम गैस की बात करें तो गैस में डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है, डेफिनेट शेप भी नहीं है। यानी आप सेम अमाउंट ऑफ गैस को अगर अलग अलग वेसल में डालोगे तो वो वेसल का पूरा वॉल्यूम घेरती है। यानी जैसा वेसल होगा वो वैसा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी और वैसा शेप ऑक्यूपाई करेगी। इसका मतलब ना डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम है। तो ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हो गए। इनको छोड़कर और भी स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी इनसे डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम बात करें तो एक प्लाज्मा स्टेट भी आप लोगों ने सुना होगा। प्लाज्मा स्टेट यानी जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे जब चीजें रहती हैं, जैसे सन है। अब सन की सरफेस पे जो चीजें हैं, इतनी ज्यादा टेम्परेचर है कि वहां हर चीज आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में मिलती है। जो भी चीज वहां होगी आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगी, उसे प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमारे आसपास तो प्लाज्मा स्टेट हमको दिखाई नहीं देगा। ठीक। अच्छा, कुछ और भी ऐसे स्टेट्स होते हैं, आपके लेवल पे उनको डिटेल में पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए, नाम पता होने चाहिए कि ऐसे कई स्टेट्स होते हैं जो नॉर्मल सॉलिड, नॉर्मल लिक्विड या नॉर्मल गैस की प्रॉपर्टी से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो कई इंटरमीडिएट स्टेट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल है लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल एक ऐसा स्टेट है जो ना तो सॉलिड है ना तो लिक्विड है। नाम में भले ही लिक्विड लिखा हुआ है, लेकिन उसको लिक्विड स्टेट नहीं कहेंगे। और क्रिस्टल लिखा हुआ है तो वो सॉलिड भी नहीं है प्योरली। तो लिक्विड क्रिस्टल एक तरीके से देखा जाए तो इंटरमीडिएट स्टेट है। यानी कि सॉलिड और लिक्विड के बीच का आप कह सकते हो कि एक इंटरमीडिएट स्टेट है ये। और भी कई स्टेट्स होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में एग्जिस्ट करते हैं। कई स्टेट्स ऐसे होते हैं। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, एक ये भी एक स्टेट है। अब आप इसको डिटेल में मत जानो कि क्या है, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे याद रखो कि कई स्टेट्स हैं जो नॉर्मल स्टेट से हटके हैं और एक्सट्रीम कंडीशंस पे पाए जाते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक एग्जाम्पल है, न्यूट्रॉन डीजनरेट एग्जाम्पल है, फिर कॉर्क ग्लून प्लाज्मा एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपको एक मैटर का आइडिया हो गया होगा कि मैटर क्या है, और मैटर कई तरह के स्टेट्स में पाया जाता है। हमारे लिए 11th क्लास में बस ये पता होना चाहिए कि जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। आगे बढ़ते हैं इसमें। तुम लोग को पीडीएफ में सेंड कर चुका हूं। देखो, कुछ टॉपिक मैं लिख लिख के समझाऊंगा पढ़ाऊंगा तो मेरे साथ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक। लेकिन कुछ टॉपिक में मैं इस तरीके से पीपीटी बना के पीडीएफ फॉर्म में आपको सेंड कर दूंगा, तो आप अपने नोट्स उससे बना लीजिएगा। और यहाँ पे केवल समझने का ध्यान दीजिएगा। The three states are interconvertible by changing the conditions of temperature and pressure। यानी जो आपने स्टेट्स पढ़े सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करके। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मैं अगर आइस की बात करूं, आइस, आपको पता है आइस जो है सॉलिड है।
और अगर आइस को हम 0 डिग्री पे ले जाते हैं तो ये मेल्ट होना शुरू होता है। 0 डिग्री पे मेल्ट होना शुरू होता है, 0 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी 0 डिग्री पे ये आइस से वाटर यानी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। और 0 डिग्री से ज्यादा कर दोगे तो फिर वो लगातार वाटर में कन्वर्ट होगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि आइस खत्म हो जाएगा, सारा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसे ही फिर जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ाओगे बढ़ाओगे और उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाओगे, तो ऑर्डिनरी प्रेशर कंडीशन यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन होती है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कंडीशन पर 100 डिग्री सेल्सियस अगर वाटर कर दोगे तो वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो अपने वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें स्टेट एक दूसरे में बदल भी सकते हो। आप अगर रिवर्स जाओगे तो आप वेपर्स को कंडेंस कर सकते हो और आप लिक्विड को सॉलिडिफाई कर सकते हो। तो यानी कि ये जो स्टेट्स हैं ये इंटरकन्वर्टिबल हैं, इसमें केवल टेम्परेचर प्रेशर हमको चेंज करना रहता है। अगर मैं डिफाइन करूं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इस हिसाब से, तो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जबकि कोई सॉलिड अपने लिक्विड में जस्ट कन्वर्ट होना शुरू होगा। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर डिफाइन होगा जिसमें कोई लिक्विड अपने वेपर में जस्ट कन्वर्ट होना शुरू होगा। तो लिक्विड, सॉलिड और गैस ये तीनों स्टेट्स आपस में इंटरकन्वर्टिबल हैं। लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना मेल्टिंग प्रोसेस कहलाता है, और इसी का उल्टा सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना ये मेल्टिंग प्रोसेस कहलाता है, और लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना ये फ्रीजिंग कहलाता है या सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं। इसी तरीके से लिक्विड का गैस में चेंज होना या वेपर में चेंज होना इवेपोरेशन कहलाता है, और गैस का वापस लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक। गैस डायरेक्ट सॉलिडिफाई भी होती है कहीं कहीं, उसको डिपोजिशन कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए गैस में चेंज हो जाता है, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। आपने देखा होगा कभी, जो आइस होती है, बर्फ, आप बर्फ का एक टुकड़ा लो और सामने रखो, तो उसमें आप देखोगे तो वेपर्स निकलते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वो बॉईल होता ही है वाटर, लेकिन 0 डिग्री से शुरुआत हो जाती है सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन यानी कि आइस जो कि सॉलिड है उससे डायरेक्ट बिना लिक्विड में चेंज हुए वेपर्स बनते हैं, और इसको कहते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड का डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट होना। तो डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस हैं, आपको नाम इनके पता होने चाहिए। इसमें आगे बात करें अब मैं अगर आपसे पूछूं कि गैस और वेपर में क्या डिफरेंस है, गैस और वेपर में क्या डिफरेंस है, तो देखो जैसे रूम टेम्परेचर पर अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, CO2 गैस है, ये रूम टेम्परेचर पे गैसेस हैं। लेकिन क्या रूम टेम्परेचर पे H2O गैस होती है? नहीं होती। रूम टेम्परेचर पे H2O वाटर के फॉर्म में यानी लिक्विड के फॉर्म में पाई जाती है ना। अब इमेजिन करो कि मेरे सामने ग्लास में वाटर रखा हुआ है, तो वो वाटर क्या वेपर में कन्वर्ट हो रहा है रूम टेम्परेचर पे? तो आंसर है हाँ, हो रहा है। बॉईल करने में तो वो तुरंत वेपराइज होना शुरू हो जाता है, लेकिन रूम टेम्परेचर जैसे 25 डिग्री सेल्सियस अगर रूम टेम्परेचर है, 30 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है, तो मेरे सामने जो ओपन वेसल में वाटर रखा हुआ है वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उसको मैं गैस नहीं कहूंगा। यानी H2O को रूम टेम्परेचर पे मैं गैस नहीं कह सकता, वो वेपर कहलाएगा। लेकिन वहीं मैं O2 को गैस कह रहा हूं। तो क्या लफड़ा है भाई? दोनों दिखने में तो एक ही जैसा है, अगर मैं वाटर वेपर की बात करूं तो वो गैस जैसा ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी एक बेसिक डिफरेंस होता है गैस में और वेपर में। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स के साथ। पहले आप ये समझ लो कि जो वेपर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं गैसियस स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस which is liquid at room temperature। यानी H2O रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, और वो लिक्विड कुछ हद तक जो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, H2O गैस स्टेट में जो चेंज हो रहा है, उसको हम गैस ना कह के क्या कहेंगे, वेपर कहेंगे। यानी मैंने ये कहा यहाँ पे कि H2O रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर ही ये जो H2O लिक्विड है ये H2O गैस में चेंज होता है।
ये जो गैसियस स्टेट में चेंज हुआ है इसको हम एग्जैक्टली गैस ना कह के वेपर कहेंगे। क्लियर है? और जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में नहीं रहता, जो गैस स्टेट में ही रहता है, उसी को हम गैस कहते हैं। इसका मतलब गैस एक स्टेबल आइडेंटिटी है, एक स्टेबल स्टेट ऑफ मैटर है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन वेपर स्टेबल नहीं है। रूम टेम्परेचर पे एक्चुअली उसका स्टेबल फॉर्म लिक्विड है, ये अलग बात है कि थोड़ा बहुत वो वेपर में कन्वर्ट होता रहता है। इसका मतलब जो वेपर है उसको हम कहेंगे कि इट इज अनस्टेबल एंड कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। यानी देखो, हमारे आसपास अगर तुम इमेजिन करो तो ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, CO2 भी है, और हमारे आसपास वाटर वेपर भी है। अब क्या मैं जो मेरे आसपास ऑक्सीजन है, क्या वो मैं उसको आसानी से लिक्विफाई कर सकता हूँ? क्या मेरे आसपास जो नाइट्रोजन है, क्या उसको आसानी से लिक्विफाई कर सकता हूँ? तो यानी मैं ये जानना चाहता हूँ कि गैस को लिक्विफाई करना आसान है कि मुश्किल है? तो आंसर है कि गैस को लिक्विफाई करना डिफिकल्ट होता है। अभी आप देख रहे हो कोरोना कंडीशन में ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा डिमांड है। तो ऑक्सीजन जो हमारे चारों तरफ है उसको लिक्विफाई करके कंसंट्रेट करना थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। लेकिन कंपैरेटिवली जो हमारे आसपास मॉइस्चर अवेलेबल है, यानी जो वाटर वेपर्स अवेलेबल है, उसे कंडेंस करना बहुत आसान है। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो। आप ग्लास में 3-4 आइस क्यूब्स रख लो, या एकदम बहुत ही कोल्ड वाटर रख लो, और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो बाहर। तो आप देखोगे कि ग्लास की जो सरफेस है उस पे हल्की हल्की बूंदें आ जाएंगी। वो बूंदें कहाँ से आ गई? तो बोलोगे जो आसपास एटमॉस्फेयर में वेपर मौजूद था, वो वेपर कंडेंस हो गया। ऑक्सीजन तो कंडेंस नहीं हुआ ना, नाइट्रोजन तो कंडेंस नहीं हुआ। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन स्टेबल फॉर्म है, वो इतनी आसानी से नहीं कंडेंस होगा, उसको आप गैस कह रहे हो। लेकिन जो वाटर वेपर अवेलेबल है वो गैस के फॉर्म में, लेकिन वो अनस्टेबल है और बड़ी आसानी से वो कंडेंस हो जा रहा है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए गैस और वेपर में। ठीक। तो जो H2O गैस करके हम लिखते हैं, ये एक्चुअली गैस नहीं होती, ये वाटर वेपर कहलाता है। लेकिन वहीं जब मैं O2 गैस करके लिखूंगा तो इसको मैं गैस कहूंगा। ठीक। आगे बात करें। A substance which is in gaseous state at room temperature is called a gas। यानी ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो रूम टेम्परेचर पे गैस के फॉर्म में ही रहता है, वही गैस कहलाता है। ठीक। अब जैसे एग्जांपल दो, अमोनिया जैसे है। अमोनिया यानी NH3, NH3 गैस। अब जैसे मैंने H2O गैस लिखा तो मैंने इसको गैस नहीं कहा, मैंने इसको वाटर वेपर कहा। लेकिन जब मैं अमोनिया गैस लिख रहा हूं तो मैं इसको गैस कह रहा हूं। ये क्या कंफ्यूजन है भाई? तो कंफ्यूजन इतना सा है कि H2O गैस जो लिखा उसको मैंने गैस इसलिए नहीं कहा, उसको वेपर मैंने कहा, क्योंकि H2O गैस एक्चुअली रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, थोड़ा बहुत लिक्विड वेपराइज होता रहता है। लेकिन अमोनिया रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं रहती। अगर तुम रूम टेम्परेचर पे अमोनिया का सैंपल लोगे, वो हमेशा गैस के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए उसको हम वेपर ना कह के गैस कह रहे हैं। तो यानी कोई भी सब्सटेंस जो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल फॉर्म गैस फॉर्म में है, तो वो गैस कहलाएगा। और गैस को लिक्विफाई कर सकते हो कि नहीं? बोलोगे कि वेपर को तो हमने बड़ी आसानी से लिक्विफाई कर लिया, कंडेंस हो गया गैस अपने आप, हमने ठंडा पानी रख दिया या जो है चिल्ड वाटर या फिर आइस रख दिया तो उसके चारों तरफ जो है गैस वाटर वाटर वेपर कंडेंस हो गई। ऑक्सीजन मेरे को कंडेंस करना है, यानी कि लिक्विफाई करना है, उसको लिक्विफाई कहते हैं एक्चुअली। ऑक्सीजन लिक्विफाई करना है, नाइट्रोजन लिक्विफाई करना है, CO2 लिक्विफाई करना है, तो क्या करूं? तो जनरली जब क्वेश्चन पूछा जाए कि गैस को लिक्विफाई कैसे करते हैं, तो 2 स्टेप्स होते हैं। पहले हम गैस को ठंडा करते हैं, यानी कि पहले हम गैस को ठंडा करेंगे, कूलिंग फर्स्ट, और जब वो ठंडी हो जाएगी उसके बाद हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए प्रेशर अप्लाई करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि आप केवल प्रेशर अप्लाई करते रहो और वो लिक्विड बन जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपने उसको एक सर्टेन टेम्परेचर के नीचे ठंडा नहीं किया, आप उसे लिक्विड नहीं बना सकते। हर गैस का एक टेम्परेचर होता है जिसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर में, क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। हर गैस का अपना अलग एक टेम्परेचर होता है। उस क्रिटिकल टेम्परेचर के जब नीचे गैस आती है ठंडी होकर,
तभी वो लिक्विफाई हो सकती है। अगर वो गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर है, आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दो, वो गैस लिक्विफाई नहीं होने वाली। यानी अगर मैं कहूं कि गैस को लिक्विफाई करने के लिए खूब सारा प्रेशर अप्लाई कर दो और लिक्विफाई हो जाएगी, तो आंसर है नहीं। गैस को पहले ठंडा करो, उसे क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे लाओ और तब प्रेशर अप्लाई करो, तब वो लिक्विफाई होगी। तो ये आप हम आज थ्योरी पढ़ रहे हैं, थोड़ा आप बोर हो सकते हो। आप एक्सपेक्ट करोगे सर क्वेश्चंस कराया, न्यूमेरिकल्स कराया, तो पहले दिन में नहीं करा दूंगा ना वो सब चीजें। तो थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाओ चीजों को लेके, थ्योरी को लेके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया गैस कैसे लिक्विफाई होती है। पहले ठंडा करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ले जाते हैं, तब प्रेशर अप्लाई करते हैं और वो लिक्विफाई होती है। यानी जो ऑक्सीजन गैस लिक्विफाई हो रही है, वहां पे ये दो स्टेप पक्का इन्वॉल्व हो रहे हैं, पहले ठंडा करना और तब उसको प्रेशर अप्लाई करना। सॉरी। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि कुछ पॉइंट सम अप कर दो, गैस और वेपर के बीच में डिफरेंसेस को कुछ सम अप कर दो, तो बताओ क्या क्या है भाई। कहोगे कि अगर हम गैस की बात करें तो गैस जो है एक स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस है in which evaporation from the liquid state is complete। मतलब ये कि गैस रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं है, वो पूरी तरीके से लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो चुकी है, तो वो गैस है। जो रूम टेम्परेचर में केवल गैस के फॉर्म में रहे, लिक्विड के फॉर्म में ना रहे, यानी कि लिक्विड से वेपर कन्वर्जन कंप्लीट हो चुका हो, उसे गैस कहेंगे। लेकिन जब रूम टेम्परेचर पे पूरी तरीके से वो वेपर में कन्वर्ट ना हुआ हो, लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा हो, साथ में वेपर भी एग्जिस्ट कर रहा हो, उसे हम गैस नहीं कह सकते। जैसे एग्जांपल है H2O, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड भी एग्जिस्ट करता है और वेपर भी एग्जिस्ट करता है। ठीक। तो वेपर क्या है एक्चुअली, तो कहोगे वेपर एक होमोजेनस मिक्सचर है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वेपर एक होमोजेनस मिक्सचर है जिसमें लिक्विड पार्टिकल के साथ साथ उसके जो वेपर स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं। लिक्विड पार्टिकल अपने ट्रू गैस के फॉर्म में दोनों आपस में सस्पेंडेड रहते हैं, यानी लिक्विड पार्टिकल और साथ में क्या है, उसके गैस के फॉर्म के पार्टिकल्स आपस में सस्पेंडेड हैं, उसे वेपर कहते हैं। समझो बात। जो मेरे आसपास H2O वेपर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो H2O वेपर जानते हो एक्चुअली कैसा है। वो H2O वेपर ऐसा है वो गैसेस स्टेट में, लेकिन उसके जो गैस के पार्टिकल्स हैं, उस पे कुछ पार्टिकल्स उसके लिक्विड वाले भी एडजॉर्ब्ड फॉर्म में हैं। ये कंप्लीट पार्टिकल है जिसको हम वेपर कह रहे हैं। यानी कि उसका वो गैस के फॉर्म का पार्टिकल भी है, साथ में कुछ पार्टिकल लिक्विड फॉर्म के उसके सरफेस पे एडजॉर्ब होते हैं। बोले सर ये कैसे पॉसिबल है। सुनो बात। जैसे जब हम कोई डिओड्रेंट यूज करते हैं, तो आप देखो जब हम डिओड्रेंट को यूज करते हैं तो जब वो हमारे कपड़े तक आता है तो वो गैस के फॉर्म में होता है, बट जब हमारे कपड़े पे आ जाता है तो हमारा कपड़ा गीला हो जाता है। ये कैसे हो गया भाई। जब वो आ रहा था तो वो गैस था, बट कपड़े पे अचानक आके वो लिक्विड, वो गीला कैसे हो गया कपड़ा। तो उसका रीजन ये है कि डिओड्रेंट एक्चुअली केवल गैस नहीं है, केवल लिक्विड नहीं है। डिओड्रेंट जो है एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसमें कि उसके वेपर्स के पार्टिकल पे छोटे छोटे पार्टिकल लिक्विड के एडजॉर्ब रहते हैं, तो वो भी एक होमोजेनस मिक्सचर की तरह काम करता है। ठीक है। अच्छा, गैस के बारे में हम अगला पॉइंट अगर देखें, तो गैस सर्टेन गैस लॉज फॉलो करती है। इसको हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ेंगे। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसके नाम शायद सुने हो 10th क्लास में। गैस के लॉज हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुजैक्स लॉ, एमेंटन्स लॉ, ग्राम्स लॉ। तो ऐसे बहुत से लॉज हम पढ़ेंगे गैस के बारे में। और ये गैस फॉलो करती है, यानी O2 गैस जो है, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, CO2 गैस, हीलियम गैस, ये इनको फॉलो करती है। लेकिन अगर मैं कहूं वाटर वेपर भी फॉलो करता है क्या, तो आंसर है नहीं। जो वेपर होता है वो एग्जैक्टली गैस लॉस को फॉलो नहीं करता है। तो ये एक डिफरेंस है। एक डिफरेंस और है। जो गैस होती है, अगर हम उसे गर्म करना शुरू करें, हीट सप्लाई देना शुरू करें, तो गैस का टेम्परेचर बढ़ता रहता है लगातार। ठीक। लेकिन वेपर में ऐसा नहीं है। अगर आप हीट देना शुरू करोगे तो जानते हो क्या होगा। जो जैसे वाटर था, आपने हीट देना शुरू किया तो वो पहले वेपर में और ज्यादा कन्वर्ट होना शुरू होगा।
वेपर का टेम्परेचर अभी नहीं बढ़ेगा। जैसे मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, जैसे मैंने गैस ऑन किया और उस पर मैंने एक ओपन वेसल में भगोने में पानी रख दिया, ठीक, और मैंने नॉब ऑन कर दिया गैस का। अब पानी का टेम्परेचर 30, 40, 70, 80, 90 अप टू 100 वो बढ़ता गया टेम्परेचर। 100 पे वो बॉयल होने लग रहा है। तो वाटर जो 100 पे बॉईल हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। यानी 100 डिग्री पर वाटर भी है, और जब वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो वो वेपर भी 100 डिग्री पर है। बट आप तो हीट दिए जा रहे हो ना, आप तो हीट दिए जा रहे हो। तो हीट दे रहे हो, लेकिन वो जो वेपर आपको मिल रहा है वो 100 डिग्री पर ही मिल रहा है। अब वो तब तक 100 डिग्री पर मिलता रहेगा जब तक कि पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए, और उसको हम कहते हैं कि वेपर सैचुरेट ना हो जाए। जब वेपर पूरी तरह से सैचुरेट हो जाएगा, जितना मैक्सिमम हो सकता है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, जब वो सैचुरेट हो जाएगा तब उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो यानी यहाँ पे जब हम हीट सप्लाई करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है। कब तक? जब तक कि वेपर अपने सैचुरेशन स्टेट में ना आ जाए। लेकिन गैस का टेम्परेचर तो शुरुआत से ही बढ़ने लगेगा। आप हीट सप्लाई करना शुरू करो, गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, वेपर का नहीं बढ़ता अप टू सैचुरेशन स्टेट। क्लियर हो गया? तो ये कुछ डिफरेंस थे गैस और वेपर के बीच में। आगे डिस्कस करें। सर फर्स्ट वाला डिफरेंस गैस वाला दोबारा बता दीजिएगा। देख लेते हैं, देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट वाले में सीधा सा है कि गैस रूम टेम्परेचर पे एक स्टेबल फॉर्म है किसी सब्सटेंस का, वो सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे ऑक्सीजन, मैं ऑक्सीजन को गैस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन लिक्विड नहीं है, वो पूरी तरीके से गैस में कन्वर्ट हो चुका है। यानी इमेजिन करो कि मैं ऑक्सीजन को अगर लिक्विफाई कर ले रहा हूं, और मैंने अपने सामने एक ग्लास में लिक्विड ऑक्सीजन रख दिया ग्लास में, वो तुरंत देखते ही देखते वो सारा लिक्विड ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स में। आपने उसको हीट भी नहीं किया, आपने केवल रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन लिक्विड को रखा ही था, और वो किस में कन्वर्ट हो गया? पूरी तरह वेपर में। तो जब लिक्विड पूरी तरीके से वेपर में कन्वर्ट हो जाए रूम टेम्परेचर पे बिना हीट किए, और वो गैस के वेपर के फॉर्म में रहे पूरी तरीके से, उसे हम गैस कहते हैं। लेकिन वाटर के साथ ऐसा नहीं है। आदित्य कह रहा है वेपर के थर्ड पॉइंट में लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट है क्या? बता रहा हूँ आदित्य, पहले पहला पॉइंट डिस्कस कर दूं जो डाउट था पहला। और वेपर में क्या है भाई? वेपर में हम H2 को वेपर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे H2O केवल वेपर फॉर्म में नहीं है, रूम टेम्परेचर में मोस्टली वो लिक्विड के फॉर्म में है। मोस्टली वो लिक्विड के फॉर्म में है, और लिक्विड फॉर्म ही उसका स्टेबल फॉर्म है रूम टेम्परेचर पे। लेकिन हाँ, कुछ हद तक उसमें वेपर कन्वर्ट होकर हमारे चारों तरफ वेपर मौजूद है, बट वो उसका स्टेबल फॉर्म नहीं माना जाएगा, इसलिए उसको वेपर कहेंगे। फिर एक डाउट आया है आदित्य का, आदित्य कह रहा है कि थर्ड पॉइंट वाले में लेटेंट हीट लगेगा क्या? तो हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो। लेटेंट हीट क्या होता है ये हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। फिलहाल थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि आप लोग 10th में पढ़े होंगे। लेटेंट हीट का मतलब ये होता है कि जैसे आप, जब वाटर 100 डिग्री पे है, आप उसे गर्म किए जा रहे हो, तो वो जो आप एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो, वो एनर्जी कहाँ जा रही है भाई? तो बोलोगे कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेके वाटर मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर में यानी कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी वेपर भी 100 डिग्री पे है, और लिक्विड भी, वाटर भी क्या था? 100 डिग्री पे था। लेकिन किसकी एनर्जी ज्यादा है? बोलोगे कि वेपर की, क्योंकि वेपर वो एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर चुका है। तो ध्यान देना कि वाटर 100 डिग्री पे अगर मैं लूं, और वेपर, वाटर वेपर भी 100 डिग्री पे लूं, किसका हीट कंटेंट ज्यादा होगा? बोलोगे वेपर का। इसीलिए अगर 100 डिग्री के वाटर में आप अपना हाथ डालोगे, तो जितना नुकसान नहीं होगा उससे ज्यादा नुकसान अगर 100 डिग्री पे भाप आ जाएगी तो उससे ज्यादा नुकसान होगा। तो उसे लेटेंट हीट कहते हैं। मतलब लिक्विड से वेपर बनते टाइम जो एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर वो वेपर में कन्वर्ट होता है, वो लेटेंट हीट कहलाता है, पर ग्राम सब्सटेंस। ठीक, लेटेंट हीट का पूरा हम जिक्र करेंगे किसमें, एक हमारा चैप्टर आएगा आगे थर्मोडायनेमिक्स, उसमें। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। अब यहाँ पे थोड़ा सा बॉइलिंग और इवेपोरेशन के डिफरेंस को भी समझ लो भाई। बॉइलिंग और इवेपोरेशन, ये दिखने में दोनों मोटे मोटे तौर पे एक जैसे लगते हैं।
बॉइलिंग में क्या दिमाग में आता है कि लिक्विड है, उबल रहा है और वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज बॉइलिंग। तो फिर इवेपोरेशन क्या है? बोलोगे इवेपोरेशन भी तो वही है कि लिक्विड रखा हुआ है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो दोनों में अल्टीमेटली लिक्विड वेपर में ही कन्वर्ट हो रहा है। तो फिर डिफरेंस किस बात का है? तो एक अगर मैं एग्जांपल लूं वाटर का ही, तो आपको पता है कि वाटर बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। यानी अगर चारों तरफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उस वक्त वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होगा। 100 डिग्री पे जो वाटर बॉईल होकर वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा उसे बॉइलिंग कहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं 20 डिग्री पे, रूम टेम्परेचर पे, 30 डिग्री पे या 40 डिग्री पे, क्या उसमें लिक्विड वेपर में नहीं कन्वर्ट हो रहा है? हो रहा है। क्या उसको बॉइलिंग कहें? नहीं कह सकते उसको बॉइलिंग। तो फिर क्या डिफरेंस है? यानी जैसे मान लो आप किसी नदी के किनारे बैठे हो, तो जो नदी का पानी है वो क्या वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो क्या वो बॉइलिंग कहलाएगा? नहीं, उसे इवेपोरेशन कहेंगे। ठीक, तो डिफरेंस को देख लेते हैं फटाफट। बॉइलिंग अकर्स एट अ फिक्स टेम्परेचर, ये पहला पॉइंट है। यानी अगर वाटर बॉईल कर रहा है तो 100 डिग्री पे बॉईल कर रहा है ना, एक फिक्स टेम्परेचर बॉईल कर रहा है ना। यानी कि आप किसी भगोने में पानी लिए हो, वो पानी 100 डिग्री पर ही रहेगा, बॉईल होता रहेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा उसका, और वो पूरा का पूरा पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर 100 ही रहेगा उसका। तो वो एक फिक्स टेम्परेचर पे वो फेनोमेना हो रहा है, बॉइलिंग फेनोमेना। लेकिन इवेपोरेशन, इवेपोरेशन 20 डिग्री पे भी हो रहा है, 25 पे भी हो रहा है, 30 पे भी हो रहा है, 40 पे भी हो रहा है, 50 पे भी हो रहा है। ये तो हर टेम्परेचर पे हो रहा है इवेपोरेशन। तो यानी ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं होता, ये एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे होता है, यानी किसी भी टेम्परेचर पे होता है, किसी भी टेम्परेचर पे होता है। ठीक। ये सेशन 35 मिनट्स का था। अगर ये एंड होगा तो मैं तुमको दोबारा लिंक सेंड कर दूंगा, फिर उसे दोबारा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आज मैंने जो लिंक यूज किया है वो 40 मिनट्स वाला ही केवल था। अगली बार से मैं फिर लंबा लिंक यूज कर लूंगा। ठीक है। बॉइलिंग नेक्स्ट है इसमें। बॉइलिंग एक क्विक प्रोसेस है, यानी जब आप वाटर को बॉईल कर रहे होते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो बहुत ही क्विकली कन्वर्ट हो रहा होता है। बट इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस है। यानी अगर मैं 1 लीटर वाटर लूं और 1 लीटर वाटर को गैस पे चढ़ा दूं, तो वो कुछ आवर्स में पूरी तरह से बॉईल हो जाएगा। लेकिन वही 1 लीटर वाटर को अगर मैं बाहर छोड़ दूं ऐसे खुला, तो उसको तो महीनों लग जाएंगे इवेपोरेट होने में। तो वो स्लो प्रोसेस है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इनके बीच में। फिर टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड। जो बॉइलिंग फेनोमेना है वो पूरे लिक्विड में हो रहा होता है। यानी जब आप बॉईल कर रहे होते हो वाटर को, तो बॉटम से लेके टॉप मोस्ट लेयर तक पूरी इन्वॉल्व होती है उस बॉइलिंग प्रोसेस में। यानी कि बॉटम से लेके जो टॉप मोस्ट उसकी लेयर है उसमें वाटर के सभी मॉलिक्यूल्स बॉईल हो रहे होते हैं, और उनकी एनर्जी बढ़ चुकी होती है, रैंडम मोशन में होते हैं और एक्स्ट्रा एनर्जी लेके वेपर में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। लेकिन इवेपोरेशन में केवल सरफेस के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है कि बॉइलिंग में थ्रू आउट द लिक्विड के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, इवेपोरेशन में केवल सरफेस के मॉलिक्यूल धीरे धीरे इवेपोरेट होते हैं। तो इट टेक्स प्लेस ओनली एट द लिक्विड सरफेस। फिर अगला ये है कि बॉइलिंग आप देखोगे तो बबलिंग हो रही होती है। यानी जैसे आप अगर वाटर को बॉईल करते हो तो उसमें बबलिंग ऑब्जर्व करते हो आप। तो वो जो बबलिंग है, क्या आप नॉर्मल इवेपोरेशन में ऑब्जर्व करते हो? जैसे आप बाहर नदी के किनारे बैठे हो तो इवेपोरेशन तो है, लेकिन क्या उसमें बबलिंग दिखाई देती है? नहीं। तो यानी बॉइलिंग फेनोमेना विथ बबलिंग आपको नजर आएगा, और जो इवेपोरेशन है उसमें बबलिंग फॉर्मेशन नहीं हो रही होगी। फिर अगला है कि बॉइलिंग फेनोमेना में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस, और इवेपोरेशन में टेम्परेचर चेंज होता रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस, कांस्टेंट नहीं रहता है। और बॉइलिंग के लिए थर्मल एनर्जी सप्लाइड बाय एनर्जी सोर्स, यानी बॉइलिंग करने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। या तो इंडक्शन पे लगाओ या तो गैस पे चढ़ाओ, कहीं भी एनर्जी देनी पड़ेगी। पर इवेपोरेशन में आपको एनर्जी नहीं देनी पड़ती। इवेपोरेशन में सराउंडिंग की जो एनर्जी है उतनी ही सफिशिएंट है उस प्रोसेस के लिए। तो जो थर्मल एनर्जी उसको मिलती भी है वो सराउंडिंग से मिल जाती है, हम उसको नहीं देते, किसी एक्सटर्नल एजेंसी से नहीं देते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच में डिफरेंसेस। आगे बात करते हैं। सर। बोलो, कोई डाउट है? यस सर।
बोलो। वाटर जब तक बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचता उसके पहले कैसे इवेपोरेट हो जाता है कोई भी टेम्परेचर में? देखो, हमारे दिमाग में जो बैठा हुआ है कि हम जब बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाएंगे लिक्विड तभी वेपर बनाएगा, अगर ऐसा बैठा है तो ये बिल्कुल गलत बैठा है। ठीक, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना वो हर टेम्परेचर पे होता रहता है, थोड़ा या ज्यादा। यानी ये समझ लो कि 1 डिग्री सेल्सियस से लेके 99 डिग्री सेल्सियस तक इवेपोरेशन फेनोमेना हो रहा है, बट उसे हम बॉइलिंग नहीं कहते हैं। बॉइलिंग फेनोमेना वो उसको 100 डिग्री पे ही कहते हैं, खासकर वाटर के लिए, क्योंकि वो उसका टॉप मोस्ट टेम्परेचर है। अब उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, यानी आप जब बॉईल करना शुरू करोगे तो पूरा वाटर 100 डिग्री पे रहते हुए ही बॉईल होगा। तो इवेपोरेशन फेनोमेना में वेपर कन्वर्ट हो रहा है लेकिन टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, और बॉइलिंग में वेपर में कन्वर्ट हो रहा है बट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। और दिमाग में इसको निकाल दो कि हम जब लिक्विड को बॉइलिंग टेम्परेचर पे ले जाएंगे तभी वेपर मिलेगा, नहीं। लिक्विड वेपर बनाता है, बॉइलिंग पॉइंट पे भी बनाता है और अदर टेम्परेचर पर भी बनाता है। बॉइलिंग टेम्परेचर पे जब वो वेपर बनाता है तो उस प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं, और अदर टेम्परेचर पे जब वो वेपर बनाता है तो उसे इवेपोरेशन कहते हैं। अब सवाल ये है कि सर उसको एनर्जी मिलनी चाहिए ना, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने की एनर्जी मिलनी चाहिए, कहां से मिल रही है वो एनर्जी? बॉइलिंग में तुम जबरदस्ती उसको हीट दिए जा रहे हो, गैस से, इंडक्शन से एक्स्ट्रा हीट दिए जा रहे हो, इसीलिए तो फास्ट हो रहा है। लेकिन इवेपोरेशन में वो हीट धीरे धीरे सराउंडिंग से ले रहा है, यानी जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होते रहते हैं। तो इसको फील करो, इसको कि दोनों में वेपराइजेशन हो रही है, बस बॉइलिंग में जबरदस्ती कराई जा रही है हीट देके, और इवेपोरेशन में सराउंडिंग की एनर्जी ही सफिशिएंट है सरफेस के मॉलिक्यूल का वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक, यस सर। इसके बाद नेक्स्ट है, हमको सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में भी कुछ डिफरेंस लिखने बताने आने चाहिए। तो देखो जल्दी जल्दी कि सॉलिड जो है डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट शेप का है, लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है बट शेप उसका कंटेनर वाला ही बन जाता है, और गैस में ना डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम है, जिस कंटेनर में रखोगे उसी कंटेनर का वो शेप भी ले लेगा और पूरा उसको भर देगा, पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। जो सॉलिड होता है वो ज्यादा एक्सपेंड नहीं करता हीट करने पे, थोड़ा बहुत करता है एक्सपेंड बट ज्यादा नहीं करता। जो लिक्विड होती है उसका एक्सपेंशन सॉलिड से तो ज्यादा होता है बट फिर भी अप्रिशिएबल नहीं होता। बट गैस हाईली एक्सपेंशेबल होती है, यानी हीट करने पे वो बहुत एक्सपेंड करती है। आप इमेजिन करो कि आपके पास एक सिलेंडर है, उसमें गैस भरी हुई है, अगर आप उसको हीट करोगे तो फट जाएगा वो। क्या हुआ उसमें? बोलोगे गैस भरी थी, आपने हीट करना शुरू हुआ और वो गैस एक्सपेंड करना शुरू की, और गैस की वो जो एक्सपेंशन करने की जो टेंडेंसी है इतनी ज्यादा है कि वो लोहे का सिलेंडर भी फोड़ देगी। यानी गैस हाईली एक्सपेंशन शो करती है हीटिंग पे। जो सॉलिड है उसकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है, उसके लिए डेंसिटी ज्यादा रहती है। लिक्विड में डेंसिटी मॉडरेट रहती है, सॉलिड से कम और गैस से ज्यादा। और गैस में फिर बहुत कम डेंसिटी होगी। आपको पता है डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम कितना मास पैक्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल पॉइंट है, आप सबको समझ में आ रहा होगा ये। सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता ज्यादा, ज्यादा क्या आप कहो कि नॉन कंप्रेसिबल होता है सॉलिड। लिक्विड बहुत ही कम एक्सटेंट तक कंप्रेसिबिलिटी शो करता है, गैस हाईली कंप्रेसिबल होती है। यानी कि एक कमरे में हजारों लीटर गैस है, मैं उसे कंप्रेस करके बहुत छोटे वॉल्यूम में ला सकता हूं, यानी हाईली कंप्रेसिबल होती है। सॉलिड फ्लो नहीं शो करता, लिक्विड फ्लो शो करता है, गैस भी फ्लो शो करता है, और जो फ्लो शो करते हैं उसे फ्लूइड कहते हैं। यानी फ्लूइड में दोनों बातें आती हैं, लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लूइड माने जाते हैं क्योंकि फ्लो शो करते हैं। और जो सॉलिड होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होते हैं, लिक्विड में थोड़े से वीक होते हैं, मॉडरेट होते हैं, और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होते हैं। जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेशन, यानी एक ही जगह रह के वाइब्रेट करते रहते हैं, अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं, वाइब्रेशन शो करते हैं। और लिक्विड के पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं, वो मोशन शो करते हैं, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। और गैस में वो डिफ्यूजन बहुत रैपिड होता है, बहुत रैपिड होता है। यानी आप अगर किसी एक जगह सेंट मारते हो तो वो काफी दूर तक चला जाता है, तो वो बहुत तेजी से वो रैपिड डिफ्यूजन शो करता है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए इनको डिस्टिंग्विश करते हुए। ये सेशन एंड होने वाला है, मैं लिंक दोबारा सेंड कर रहा हूँ, दोबारा आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये केवल आज के लिए, अगली बार मैं दूसरा लिंक यूज करूंगा, फिर उसमें ऐसा नहीं दिक्कत होगी। देखिए इसके बाद अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ केमिकल क्लासिफिकेशन। अभी डिस्कस किया हम लोगों ने कि जो डिफरेंसेस हैं सॉलिड लिक्विड गैस में वो क्या क्या है। नेक्स्ट है केमिकल क्लासिफिकेशन। जो मेजर ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो है होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। मतलब किसी केमिकल सिस्टम को होमोजेनस कहना या किसी केमिकल सिस्टम को हेट्रोजेनस कहना। क्या मतलब निकलता है इसका? देखो होमोजेनस का मतलब निकलता है कि हर एक पॉइंट पे उसका कॉम्पोजिशन एक जैसा हो, उसे कहते हैं होमोजेनस। और हेट्रोजेनस यानी कि उसमें अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग कॉम्पोजिशन हो, उसे कहते हैं हेट्रोजेनस। जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने पानी लिया, पानी में चीनी मिला दिया पूरी तरह से, तो तुमको जो वो शुगर सॉल्यूशन नजर आ रहा है वो तुम सोच के देखो वो होमोजेनस है कि हेट्रोजेनस है। अगर तुम्हारी आंखों से उसमें अलग अलग फेज नजर आएगा तो वो हेट्रोजेनस है। लेकिन अगर वो सब एक ही फेज में नजर आ रहा है, क्या आपको उसमें चीनी अलग नजर आ रही है, पानी अलग नजर आ रहा है क्या? नहीं, आपको तो वो पूरा एक ही फेज में नजर आ रहा है। उसमें चीनी है बट वो चीनी इस तरीके से उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गई है कि आपको सिंगल फेज नजर आ रहा है। तो जब भी कई चीजों को मिलाने पर एक ही फेज नजर आए, अलग अलग फेज नजर नहीं आए, उसे होमोजेनस कहते हैं। और वो तभी पॉसिबल है जब हर पॉइंट पे चीनी और पानी का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा होगा, तभी आपको डिफरेंट फेज नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप वाटर लेते हो, उसमें ऑयल डाल देते हो, कि सुबह से लेकर शाम तक आप चर्न करते रहो उसको, ऑयल वाटर को सुबह से लेकर शाम तक चर्न करते रहो, शाम को देखोगे तो आपको ऑयल का अलग लेयर नजर आएगा, वाटर का अलग लेयर नजर आएगा आंखों से। इसका मतलब आपको डिफरेंट फेज नजर आ रहे हैं उसमें। तो हम ये कहेंगे कि जब कई चीजें हों और उसमें हमको डिफरेंट फेज नजर आ रहे हों तो वो फिर हेट्रोजेनस सिस्टम कहलाता है। तो उम्मीद है आपको ये केमिकल क्लासिफिकेशन का होमोजेनस वर्ड और हेट्रोजेनस वर्ड समझ में आ गया होगा। यानी कई चीजें मिली हो लेकिन सिंगल फेज में नजर आ रही हो, होमोजेनस, और कई चीजें मिली हो लेकिन डिफरेंट फेज में नजर आ रही हो, तो हेट्रोजेनस सिस्टम होता है। ठीक, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। शुगर सॉल्यूशन कैसा है? होमोजेनस है। हाँ, और जो ऑयल वाटर है कॉम्बिनेशन वो कैसा है? हेट्रोजेनस है। अच्छा ये बताओ कि जो हमारे आसपास एयर है वो भी तो मिक्सचर है ना एक्चुअली, उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, कई सारी गैसेस है, मिक्सचर है ना वो। कैसा मिक्सचर है? होमोजेनस की हेट्रोजेनस? तो बोलोगे कि होमोजेनस। क्योंकि आपको उसमें अलग अलग थोड़ी नजर आ रहा है, वो जितनी भी गैसेस हैं एक ही फेज में नजर आ रही हैं। यानी कि केमिकली दे आर डिफरेंट, केमिकली O2 एंड N2 आर डिफरेंट, लेकिन जो हमको नजर आ रहा है एयर, उसमें हमको O2 और N2 अलग से हमारी आंखों से नजर नहीं आ रहा है, तो हम उसे होमोजेनस कहेंगे। ठीक। चलिए तो मैटर की बात कर रहे हैं हम। कैन इट बी फिजिकली सेपरेटेड? पहला हमारा पॉइंट होता है कि जो हमारे सामने मैटर रखा गया है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी मैटर सामने रखा हो, क्या उसे हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं? तो अगर आंसर है कि हम उसे फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, यस, अगर आंसर है यस कि हाँ कर सकते हैं, तो फिर उसे मिक्सचर कहेंगे। यानी ऐसा मैटर जिसको फिजिकली सेपरेट कर सकते हो वो मिक्सचर कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि पानी है और पानी में रेत मिला रखी है मैंने, पानी है पानी में रेत मिला रखी है तो वो मिक्सचर है क्या? तो कैसे चेक करेंगे? बोलिए जब पानी में रेत मिला रखे हो, उसे मैं फिल्टर पेपर से अगर पास करूं तो रेत अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा। यानी जब आप फिजिकली उसे सेपरेट कर पा रहे हो तो वो मिक्सचर कहलाएगा। क्लियर है? लेकिन वही वही पानी में चीनी था, शुगर सॉल्यूशन था, और मैंने फिल्टर पेपर से उसे पास किया, पूरा पास हो गया, मेरे को चीनी अलग से नहीं मिलेगी, तो वो मिक्सचर नहीं कहलाएगा उस केस में। तो अगर फिजिकली सेपरेट कर पा रहे हो तो डेफिनेटली वो जो मैटर आपके सामने है वो एक मिक्सचर है, अगर वो कंपोनेंट में सेपरेट हो पा रहा है फिजिकली।
अगर फिजिकली सेपरेट नहीं हो पा रहा है, आंसर है कि नहीं, हम उसको फिजिकली सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो मैटर है प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर यानी फिजिकली सेपरेट होने वाला मैटर मिक्सचर कहलाएगा, और जिसको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते उसे कहेंगे प्योर सब्सटेंस। आगे, अब मिक्सचर को भी हम क्लासिफाई कर रहे हैं। अगर मिक्सचर का कॉम्पोजिशन चेक करो, उसका कॉम्पोजिशन कैसा है, क्या वो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है? अगर आंसर आ रहा है यस कि हाँ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, तो ऐसा मिक्सचर जिसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा उसको हम लोग होमोजेनस मिक्सचर और सॉल्यूशन कह सकते हैं। और ऐसा मिक्सचर जिसका कॉम्पोजिशन होमोजेनस नहीं होगा, आंसर है नो, होमोजेनस कॉम्पोजिशन नहीं है, उसको हम लोग हेट्रोजेनस मिक्सचर कहेंगे, और वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। सॉल्यूशन वर्ड हम तभी यूज करते हैं जब मिक्सचर होमोजेनस होता है, और अगर मिक्सचर हेट्रोजेनस है उसे सॉल्यूशन आप नहीं कहेंगे। यानी कि ऑयल वाटर ये एक दूसरे में मिलाए हुए हेट्रोजेनस मिक्सचर हैं, ये सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन सॉल्ट वाटर में मिला दो या शुगर वाटर में मिला दो तो वो होमोजेनस सॉल्यूशन कहलाएगा। अब आते हैं प्योर सब्सटेंस पे। प्योर सब्सटेंस को मैं कैटेगराइज कर रहा हूं कैसे। हम क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कैन इट बी केमिकली डिकम्पोज्ड। जो प्योर सब्सटेंस है क्या वो केमिकली डिकम्पोज किया जा सकता है? अगर आंसर है कि वो केमिकली डिकम्पोज नहीं किया जा सकता फर्दर, तो फिर वो मैटर डेफिनेटली एलिमेंट है। यानी एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट मैटर का एक ऐसा फॉर्म है जिसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं, जो कि फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते। अगर आपके पास कार्बन है तो कार्बन एलिमेंट है, आप उसे केमिकली फर्दर डिकम्पोज कर सकते हो क्या? आंसर है नहीं। लेकिन अगर वाटर है, वाटर को आप केमिकली डिकम्पोज कर सकते हो, किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई सब्सटेंस जिसको आप केमिकली डिकम्पोज नहीं कर सकते तो डेफिनेटली वो एलिमेंट होगा। अगर मेरे पास ऑक्सीजन गैस है तो वो फर्दर किसमें डिकम्पोज होगी भाई? वो खुद ही एलिमेंट है, और किसमें डिकम्पोज करोगे? वो नहीं हो पाएगी डिकम्पोज, केमिकली नहीं हो पाएगी। ठीक। लेकिन अगर वो डिकम्पोज हो रही है तो डेफिनेटली वो प्योर एलिमेंट तो नहीं है, वो एक कंपाउंड है। यानी डिफरेंट एलिमेंट्स का कंपाउंड बनता है। जैसे CO2 है, CO2 में कार्बन भी ऑक्सीजन भी है, तो CO2 कैन बी केमिकली डिकम्पोज्ड इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो CO2 एक कंपाउंड माना जाएगा। लेकिन उसका जो पर्टिकुलरली जो कार्बन है वो एलिमेंट माना जाएगा, पर्टिकुलरली जो ऑक्सीजन है वो एलिमेंट माना जाएगा। तो कई एलिमेंट से मिलके जो बनता है वो कंपाउंड होता है, जो केमिकली वापस एलिमेंट में डिकम्पोज किया जा सकता है, लेकिन एलिमेंट को फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते आप केमिकली। फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं कंपाउंड्स को। तो बेसिकली हमें जो केमिस्ट्री में पढ़ना रहता है, कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके लिए हम अलग से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक फिजिकल केमिस्ट्री है, कई कई सारी केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की जो स्टडी है वो हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की जो स्टडी है वो हम पूरी तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। दोनों बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट हैं केमिस्ट्री के। तो ये तो कंपाउंड क्लासिफाई कर लिया आपने, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। हेट्रोजेनस मिक्सचर का भी फर्दर एक क्लासिफिकेशन है जिसको आप 12th के चैप्टर में पढ़ोगे। 12th में एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, उसमें आप हेट्रोजेनस मिक्सचर के क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ोगे, और वहां आप पढ़ोगे कि हेट्रोजेनस मिक्सचर दो तरह का होता है। एक होता है कोलॉइड, एक होता है सस्पेंशन। एक होता है कोलॉइड, एक होता है सस्पेंशन। मैं एक एग्जांपल देकर समझा देता हूं। जैसे मिल्क, दूध पीते हो ना, मिल्क जो है एक्चुअली एक कोलॉइड है। अब कोलॉइड के बारे में डिटेलिंग तो मैं 12th में बताऊंगा, फिलहाल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं केवल। मिल्क एक कोलॉइड है। तुम्हें पता है मिल्क में बहुत कुछ होता है, मिल्क में वाटर है, मिल्क में फैट है, मिल्क में प्रोटीन है, मिल्क में बहुत कुछ है जो एक मिक्सचर है। और मिल्क एक होमोजेनस मिक्सचर बिल्कुल नहीं है। आप अगर मिल्क को आप मिल्क को थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दो, मतलब या तो ठंडे एनवायरनमेंट में छोड़ दो या गर्म करके थोड़ा ठंडा करके छोड़ दो मिल्क को, आप देखोगे कि उसमें आपको दो अलग चीजें नजर आएंगी। थोड़ा मोटी मोटी जो उसमें जो लेयर बनती है वो अलग नजर आएगी, लिक्विड अलग नजर आएगा।
यानी और जैसे अगर उसको चर्न करोगे बहुत तेजी से मिल्क को, तो उसका जो बटर कंपोनेंट है वो अलग होने लगता है। इसका मतलब कि मिल्क पूरी तरीके से होमोजेनस नहीं था, इसीलिए उसे हल्का गर्म करने पे या उसको हल्का जो है ठंडा करने पे या उसको चर्न करने पे उसके कंपोनेंट्स अलग हुए। वो एक हेट्रोजेनस मिक्सचर था। और हेट्रोजेनस मिक्सचर में मिल्क एग्जांपल है, उसे कोलॉइड कहते हैं। कोलॉइड, कोलॉइड के पार्टिकल्स को आसानी से आप आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जिसके पार्टिकल आसानी से देख सकते हो आंखों से, उसे सस्पेंशन कहते हैं। जैसे अगर तुम्हें कभी तुम्हारी तबीयत खराब हुई और तुमने कफ सिरप पिया हो, कफ सिरप जो होती है, उसमें डॉक्टर कहते हैं कि उस कफ सिरप को पीने से पहले उसको हिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें आप ध्यान से देखोगे अगर कफ सिरप जैसी चीजें जो होती हैं, सिरप जैसी चीजें, उसमें ना अलग अलग आपको लेयर नजर दिखाई देंगी, अलग अलग चीजों की लेयर होती हैं, इसलिए उसे पहले शेक करना चाहिए पूरा ताकि मिल जाए, उसके बाद पीना चाहिए। तो वो एक जो कफ सिरप है वो भी एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, लेकिन उसमें आपको अलग अलग चीजें नजर आ रही हैं आंखों से, वो सस्पेंशन कहलाएगा। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर दो तरह का हो गया, कोलॉइड और सस्पेंशन, जिसकी हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में 12th में। फिलहाल थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, आगे डिस्कस करते हैं। एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट क्या है? तो एन एलिमेंट इज यूजुअली डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। कोई भी प्योर सब्सटेंस का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो एलिमेंट होता है। आप इमेजिन करो, कोई भी एक प्योर सब्सटेंस इमेजिन करो और उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ क्या है। जैसे डायमंड जैसे है, डायमंड क्या है? बोलोगे डायमंड एक प्योर सब्सटेंस है। डायमंड किसका बना हुआ है? क्या होता है डायमंड के अंदर? केवल और केवल कार्बन होता है। तो डायमंड एक प्योर सब्सटेंस है और उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो कार्बन है, और वो कार्बन एक एलिमेंट कहलाएगा। तो किसी भी प्योर सब्सटेंस को जब तुम इमेजिन करोगे और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म इमेजिन करोगे तो वो पक्का एक एलिमेंट होगा। ठीक, उसकी डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, कुछ खास वो केमिकल रिएक्शंस कर रहा होगा, वो उसकी अपनी एक डेफिनेट प्रॉपर्टीज होंगी। हर एलिमेंट की डेफिनेट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक, एंड विच कैन नीदर बी ब्रोकन इनटू और नॉर बिल्ड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस। यानी एलिमेंट वो है जिसको तुम सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते या किसी और सब्सटेंस उसको बना नहीं सकते। तो यानी एलिमेंट प्योर सब्सटेंस का एक सबसे छोटा आइडेंटिटी इमेजिन कर लो, जिसको तुम किसी दूसरे सब्सटेंस में तोड़ नहीं सकते और दूसरे सब्सटेंस से उस एलिमेंट को बना नहीं सकते। ये है एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस का एक फॉर्म। ठीक, आप किसी भी केमिकल या फिजिकल मेथड से ये काम नहीं कर सकते कि आप किसी एलिमेंट को तोड़ के अलग सब्सटेंस में कन्वर्ट कर लो। नहीं, अरे एलिमेंट वो खुद ही अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, वो किस में टूटेगा? वो एटम्स में टूटेगा, वो अलग पहलू है। हम यहाँ बात कर रहे हैं सब्सटेंस और एलिमेंट की, कि एलिमेंट अपने से सिंपलर फॉर्म सब्सटेंस में नहीं टूट सकता, सब्सटेंस सिंपल फॉर्म नहीं होता उसका, सब्सटेंस खुद एलिमेंट्स का बना होता है। और सब्सटेंस से एलिमेंट नहीं बनता है, एलिमेंट से सब्सटेंस बनता है। ठीक, तो an element is defined as pure substance that contains only one type of particle। जैसे ग्रेफाइट, मुझे सोच के बताओ कि ग्रेफाइट जो है वो प्योर सब्सटेंस है कि नहीं है? ग्रेफाइट, तो बोलोगे कि डायमंड की तरह ही ग्रेफाइट भी प्योर सब्सटेंस है और वो केवल कार्बन से बना होता है। डायमंड भी प्योर सब्सटेंस है, केवल कार्बन से बना होता है। तो ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसमें केवल एक ही तरह के पार्टिकल्स हों, डायमंड में केवल एक ही तरह के पार्टिकल्स है, कार्बन है केवल। ग्रेफाइट में केवल एक तरह के पार्टिकल्स हैं, केवल कार्बन है। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें केवल एक तरह के पार्टिकल्स होते हैं, वो जो पार्टिकल्स होते हैं वही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और ये पार्टिकल्स लेकिन दो तरह के हो सकते हैं, ये एटम्स हो सकते हैं या ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब सुनो, हमने कहा कि प्योर सब्सटेंस का जो सिंपलेस्ट पार्टिकल है वो एलिमेंट है। लेकिन एलिमेंट जो है वो दो फॉर्म्स में हो सकता है, या तो वो एलिमेंट एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो, या तो वो एलिमेंट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर सोडियम एलिमेंट की बात करूं,
तो सोडियम एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, उसके एटम्स पाए जाते हैं, सोडियम का मॉलिक्यूल नहीं होता, सोडियम के एटम्स पाए जाते हैं। लेकिन वही अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूं तो H2 मॉलिक्यूल पाया जाता है। जो हाइड्रोजन गैस का एलिमेंट है वो एक्चुअली दो एटम का मिलकर एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। यानी एलिमेंट, जब दिमाग में आएगा कि एलिमेंट क्या है तो बोलोगे एलिमेंट किसी प्योर सब्सटेंस का सिंपलेस्ट फॉर्म है, और वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो सिंपलेस्ट एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते, और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलती, O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलती है, N2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल में दो एटम्स मिल के उसको बनाए हैं। लेकिन कार्बन जो है, बोले कार्बन तो अपने एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, ये तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं पाया जाता है। ठीक, तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो एलिमेंट है या तो एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं या तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। और प्योर सब्सटेंस की सिंपलेस्ट पार्टिकल होती है ये एलिमेंट। आगे डिस्कस करें। टाइप ऑफ एलिमेंट अगर कैटेगराइज करें कि एलिमेंट कितने तरह के होते हैं, तो मेजॉरिटी जो एलिमेंट्स होते हैं जो हम कैटेगराइज करते हैं वो तीन तरीके से, या तो वो मेटल होगा, या तो वो नॉन मेटल होगा, या तो वो मेटेलॉइड होगा, यानी मेटल नॉन मेटल के बीच का। तो कई ऐसे एलिमेंट हैं, पूरे आपने पीरियोडिक टेबल का मैंने एक लेक्चर आपको सेंड किया होगा, आपने पढ़ा भी होगा। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, उन 118 एलिमेंट में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स मेटल हैं, कुछ एलिमेंट उसमें नॉन मेटल हैं, और बहुत ही कम एलिमेंट जो है वो मेटेलॉइड्स हैं। तो जो मेजर क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का वो क्या है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। ठीक, आगे डिस्कस करते हैं। ये मेटल्स क्या हैं और नॉन मेटल्स क्या हैं, तो क्लासिफाई कर रहा हूं इसको, डिफरेंशिएट कर रहा हूं। मेटल मैलिएबल नेचर का होता है। मैलिएबल समझते हो, मैलिएबल यानी कि पीट पीट के शीट के फॉर्म में कन्वर्ट करने लायक। तो कई ऐसे मेटल्स हैं जो मैलिएबिलिटी शो करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो आप मिठाई खाते हो, मिठाई पर लोग क्या है, गोल्ड की हल्की सी वो एक परत लगा के रखते हैं, सिल्वर की एक परत लगा के रखते हैं मिठाइयों पे। तो वो जो गोल्ड की या जो सिल्वर की परत बन रही है उसको हम कहेंगे मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी, यानी पीट पीट के चपटा करके उसको एक शीट बना देना। ऐसी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। अच्छा, कुछ मेटल्स में डक्टिलिटी मिलती है, डक्टाइल होना। क्या होता है डक्टाइल होना, तो यानी जिसको हम पीट के जो है लंबी वायर बना सकें, कुछ को हम पीट के जो है शीट बना सकते हैं, कुछ को लंबी वायर बना सकते हैं। तो नॉन मेटल दोनों ही प्रॉपर्टी नहीं शो करता है, ना मैलेबल है ना डक्टाइल है। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आप देखो तो जितने आपके बर्तन बनते हैं वो सारे के सारे उसमें क्या चाहिए भाई, हीट के लिए गुड कंडक्टर चाहिए, मेटल्स का ही तो बनता है, लकड़ी का तो बर्तन नहीं बनाते ना आप। तो जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। जितने जो वायरिंग होती है वो सब मेटल्स की बनी है। कॉपर की वायरिंग होती है, बहुत ज्यादा सुपर फास्ट अगर हमको कंडक्शन करना है तो फिर हम गोल्ड की वायर भी यूज करते हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कहीं कहीं एक्सेप्शंस मिलते हैं, जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन एक नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल में हमने जनरली पढ़ लिया कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पढ़ लिया हमने। लेकिन कार्बन के दो फॉर्म्स होते हैं, वैसे तो बहुत फॉर्म्स होते हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगा। डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, फुलरीन होता है, कोक, कोल, बहुत से फॉर्म्स होते हैं जो हम इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना कि कार्बन के दो मेन फॉर्म तो आप जानते ही हो, एक डायमंड जानते हो और एक ग्रेफाइट जानते हो। ठीक, ये नॉन मेटल है। तो देखो एक होता है जनरल आर्ग्यूमेंट, एक होता है उसका एक्सेप्शन। तो नॉन मेटल का जनरल आर्ग्यूमेंट क्या है कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, लेकिन अगर मैं कार्बन के डायमंड और ग्रेफाइट की बात करूं तो तुम्हें पता होना चाहिए डायमंड इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट।
डायमंड हीट को सबसे ज्यादा तेजी से कंडक्ट करता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि हीरे की तरह बनो। क्यों कहते हैं हीरे की तरह बनो? तो उसका रीजन होता है हीरा हर हाल में ठंडा रहता है, ठंडा यानी कि गर्म नहीं होता। जैसे मैं अगर आपको दो टुकड़े दूं, उसमें एक एक्चुअल डायमंड हो और उसमें एक जो है मैंने ग्लास कट करके बनाया हो, और वो शाइनिंग से आप पहचान नहीं पा रहे हो। एक्चुअली जो पारखी लोग होते हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं, वो शाइनिंग से पहचान लेते हैं कि ये डायमंड है और ये नहीं है, बट एक आम आदमी नहीं पहचान पाता। एक आम आदमी डायमंड और ग्लास की कटिंग से मिलने वाले को वो चमक से नहीं पहचान पाता। लेकिन एक मैं आपको बता रहा हूं तरीका, आप उसको थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ दो, अगर वो ग्लास होगा तो गर्म हो जाएगा, अगर वो डायमंड होगा तो गर्म नहीं होगा। क्योंकि डायमंड बहुत तेजी से हीट लेता है और छोड़ देता है, यानी डायमंड कभी गर्म नहीं होता। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है डायमंड। क्लियर हो गया? और अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट एक बहुत अच्छा कंडक्टर किसका होता है? इलेक्ट्रिसिटी का। इसका मतलब कि कार्बन है, नॉन मेटल है, ये बैड कंडक्टर होना चाहिए था हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन डायमंड, कार्बन के दो फॉर्म्स हैं, एक डायमंड है जो कि बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का, और एक ग्रेफाइट है जो बहुत अच्छा कंडक्टर किसका है? इलेक्ट्रिसिटी का। तो एक्सेप्शंस अपनी जगह होते हैं, बट जनरल आर्गुमेंट यही है कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर आगे बात करें मेटल्स। मेटल्स लस्टरस होते हैं, इनकी सरफेस चमकने वाली होती है। ठीक, नॉन मेटल्स जनरली डल होते हैं, लस्टर नहीं शो करते हैं। मेटल्स की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ समझते हो क्या है? यानी कि मेटल का अगर मैं एक वायर बना लूं और वहां कोई चीज लटका दूं, कुछ वेट वहां पे लगा दूं, ठीक, तो वो वेट उसको लंबा खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन वो उसको रेजिस्ट करेगा। यानी कि जो इतने हैवी वेट को सह सकता है उसे टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल्स में ज्यादा पाई जाती है। जो रोप्स वगैरह बनती हैं वो मोस्टली किसकी बनती हैं? तो स्टील की बनती हैं। तो इनमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं इनमें इस टाइप का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है, वो वेट को ज्यादा बियर नहीं कर सकते। अच्छा, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट मेटल्स भी होते हैं, जैसे सोडियम जैसे है। सोडियम को तुम चाकू से काट सकते हो, मेटल है वो। लेकिन फिर आयरन है तो लोगों का सर फोड़ने में यूज होता है। तो कहने का मतलब कुछ मेटल, ज्यादातर मेटल हार्ड होते हैं लेकिन कुछ सॉफ्ट भी होते हैं। बट इन जनरल मेटल का आर्ग्यूमेंट है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर। अच्छा, नॉन मेटल जनरल आर्ग्यूमेंट है कि सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल्स, लेकिन एक्सेप्शंस हैं अपनी जगह। अब जैसे कार्बन का डायमंड है भैया, बहुत हार्ड होता है डायमंड। तो ऐसे कई नॉन मेटल्स के कंपाउंड्स मिलेंगे आपको जो कि काफी हार्ड होते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड बहुत हार्ड होता है। बोरॉन नाइट्राइड, बोरॉन और नाइट्रोजन से बना हुआ है, नॉन मेटल से बना हुआ है, ये भी बहुत हार्ड होता है। लेकिन इन जनरल अगर मुझसे आर्गुमेंट पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि जनरली नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, एक्सेप्शंस आर देयर। भैया साइंस में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप जो भी जनरल आर्गुमेंट पढ़ते हो उसके एक्सेप्शंस भी होते हैं। ठीक, अगला पॉइंट अगर देखें, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स जनरली सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। आप आसपास अपने किसी भी मेटल को देखने की कोशिश करो, आपको सॉलिड फॉर्म में दिखाई देगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मरकरी है। मरकरी को रूम टेम्परेचर पे लोगे तो वो तुमको लिक्विड फॉर्म में नजर आएगा। आप रूम टेम्परेचर पे हाथ पे रख के देखो तो वो ऐसे ऐसे करोगे तो फ्लो शो करेगा, यानी वो लिक्विड के फॉर्म में है। गैलियम भी एक एग्जाम्पल है। गैलियम, गैलियम भी वैसे मेटल होता है लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये भी लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक, तो इन जनरल मेटल्स आर सॉलिड बट देयर आर सम मेटल्स लाइक मरकरी एंड गैलियम व्हिच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कार्बन को तुमने देखा कि ये डायमंड और सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है कार्बन, ठीक है। लेकिन वहीं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे नॉन मेटल गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? तो कार्बन नॉन मेटल है, सॉलिड के फॉर्म में है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या है? गैस के फॉर्म में है। और ब्रोमीन भी नॉन मेटल है लेकिन लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। तो नॉन मेटल्स में तीनों कैटेगरी में आप देखोगे एलिमेंट्स हैं, सॉलिड में भी हैं, गैस में भी हैं, लिक्विड में भी हैं। बाकी एलिमेंट्स की स्टडी हम लोग ठीक से पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी में। वहां मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पूरा बताऊंगा कि कौन से एलिमेंट
मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल हैं, कौन से मेटेलॉइड हैं, कौन से लिक्विड हैं, कौन से सॉलिड हैं, कौन से गैस हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो चैप्टर आगे आएगा। फिलहाल हम केवल मैटर को क्लासिफाई करना आज सीख रहे हैं, सबसे बेसिक लेक्चर है। और क्या चाहते हो, अभी तुम 10th का बोर्ड भी ठीक से नहीं दिए हो ताकि मालूम चले कि तुमने 10th में कितना पढ़ा है, और तुम सीधा 11th की पढ़ाई शुरू कर रहे हो, तो थोड़ा सा तो बेसिक से ही शुरू करूंगा ना। ठीक है, चलिए। तो मेटलॉइड की बात करें कि मेटलॉइड क्या है, तो मोटे तौर पे कह सकते हैं मेटल नॉन मेटल के बीच की जिसकी प्रॉपर्टी होगी वो मेटलॉइड है। कुछ प्रॉपर्टी मेटल की शो करेगा, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की शो करेगा। ठीक, तो दोज एलिमेंट विच possesses the characteristic of both metal as well as non metal like arsenic, antimony, bismuth। 3 एग्जांपल तो याद कर लो। आर्सेनिक, इसको AS से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटीमनी SB से रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट का सिंबल है वो, बिस्मथ को BI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ हैं, ये सब मेटेलॉइड्स हैं। ये ना मेटल है ना ही नॉन मेटल है, बीच के हैं ये। कुछ प्रॉपर्टी मेटल की शो करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की शो करते हैं। अब आते हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये तो हमने बात की, अभी एलिमेंट्स की बात की कि एलिमेंट्स क्या हैं। एलिमेंट्स जनरली मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड के फॉर्म में हैं। कुछ एलिमेंट एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं। कुछ एलिमेंट्स मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं। प्योर सब्सटेंस का सिंपलेस्ट फॉर्म है वो एलिमेंट है, जिसको फर्दर आप किसी सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते। ठीक, कंपाउंड क्या है? बोले कंपाउंड जो है इज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग, ये भी प्योर सब्सटेंस है, मिक्सचर नहीं है कंपाउंड। ध्यान देना, मिक्सचर एकदम अलग चीज हो गई, कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है। लेकिन इस प्योर सब्सटेंस में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिले होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बताओ, हाइड्रोजन गैस प्योर सब्सटेंस है कि नहीं है? बोले बिल्कुल है, प्योर सब्सटेंस, और वो एलिमेंट भी है। ऐसे ही ऑक्सीजन गैस बोले प्योर सब्सटेंस है और ये एलिमेंट है। अब मैं इन दोनों को मिलाकर H2O बना दिया, H2O। H2O भी भैया प्योर सब्सटेंस है, लेकिन ये एलिमेंट नहीं है। ये दो एलिमेंट से बना हुआ कंपाउंड कहलाएगा। तो जो प्योर सब्सटेंस है वो दो तरह का हो गया, एक तो एलिमेंट फॉर्म और एक कंपाउंड फॉर्म। कंपाउंड फॉर्म में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिले होंगे। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज एक कंपाउंड है, ये प्योर फॉर्म में है। ग्लूकोज कहीं भी तुम्हें मिलेगा यही फॉर्मूला मिलेगा। वाटर तुम्हें कहीं भी मिलेगा, चाहे वो रिवर वाटर हो या कुएं से निकाला हो या सी वाटर हो, टैप वाटर हो, आपने लैब में बनाया हो, कोई भी वाटर हो, वाटर भैया जब भी मिलेगा H2O के फॉर्म में ही मिलेगा। ग्लूकोज जब भी मिलेगा C6H12O6 के फॉर्म में मिलेगा। तो ये प्योर सब्सटेंस है, लेकिन इनमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक, तो इसके हम इस सिंपलेस्ट यूनिट को कंपाउंड कहते हैं, एलिमेंट नहीं कहते। तो H2O इज अ कंपाउंड एंड ग्लूकोज इज आल्सो कंपाउंड। तो उम्मीद है ये कंपाउंड आपको समझ में आ गया होगा। कंपाउंड में ये जो एलिमेंट्स मिक्स्ड होते हैं ये एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में मिक्स्ड होते हैं। यानी H2O भैया जब भी बनाओगे, H2O जब भी बनाओगे उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा, जब भी बनेगा इसी रेशियो में बनेगा। यानी कि कंपाउंड कई एलिमेंट्स का बना होता है और वो एलिमेंट एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हर बार मिलते हैं, तब वो कंपाउंड बनता है। ऐसा नहीं होता कि आप वाटर को बनाने के लिए अलग अलग प्रोपोर्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके कई तरह का वाटर बना लो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो the property of a compound are completely different from those of its constituent element। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहने का मतलब जब एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाता है तो ऐसा हो सकता है कि एलिमेंट की जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ और थी, बट कंपाउंड जब बन गया तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ और है। तो जब कंपाउंड बनता है तो उसकी प्रॉपर्टी अपने एलिमेंट से जरूरी नहीं है कि मैच करे, वो डिफरेंट होती है। जैसे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन वाटर की प्रॉपर्टी उन दोनों से ही अलग है। तो ये ध्यान रखना है। बात करते हैं मिक्सचर क्या है। मिक्सचर, तो आपने एलिमेंट देखा, आपने कंपाउंड देखा। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही प्योर सब्सटेंस के फॉर्म्स हैं। मिक्सचर क्या है फिर? मिक्सचर प्योर सब्सटेंस नहीं है। अ मटेरियल कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंस, यानी कि
दो या दो से अधिक अलग अलग सब्सटेंस को मिलाओगे तो मिक्सचर मिलेगा। यानी कि जो प्योर सब्सटेंस है, जैसे मान लो मैंने वाटर लिया तो वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक। मैंने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज एक प्योर सब्सटेंस है, मैंने दोनों को मिला दिया तो एक मिक्सचर बन गया। मैंने O2 लिया, प्योर सब्सटेंस है, मैंने N2 लिया, प्योर सब्सटेंस है, मैंने दोनों को मिला दिया, मिक्सचर बन गया। तो कई प्योर सब्सटेंस को मिलाओगे तो मिक्सचर बन जाएगा। और वो मिक्सचर फिर दो तरह का हो सकता है, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। ठीक। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को आप दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड को जब मिलाते हो किसी प्रपोर्शन में तो फिर वो मिक्सचर कहलाता है। और फिर मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से मैच करती हैं। जैसे मैंने ऑक्सीजन गैस लिया, मैंने N2 गैस लिया, दोनों को मिला दिया, तो उस मिक्सचर में N2 भी है, O2 भी है, और उस मिक्सचर में दोनों अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन कंपाउंड्स के अंदर जब एलिमेंट मिलते हैं तो कंपाउंड के अंदर एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं, अलग अलग कंपाउंड की अलग प्रॉपर्टी होती है। बट मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी होती है उसे कॉन्स्टिट्यूएंट से मैच करती है। और मिक्सचर दो तरह का होता है। मिक्सचर दो तरह का होता है। A mixture can be separated into its constituent by simple physical method। ऐसा मिक्सचर जो सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सके। जैसे एग्जांपल, जैसे N2 और O2 एक मिक्सचर है, इसका मैंने मिक्सचर लिया। क्या इस मिक्सचर में से मैं O2 को अलग और N2 को अलग सेपरेट कर सकता हूं? बोले बिल्कुल कर सकते हैं। हम आगे चल के डिस्कस करेंगे मेथड्स which helps to separate the mixture। कई मेथड्स होते हैं, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वर्ड अभी फिलहाल एक याद रखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक मेथड है जिसमें आप N2 और O2 के मिक्सचर से O2 और N2 को सेपरेट कर सकते हैं। ये एक फिजिकल मेथड है। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है तुम आने वाले लेक्चर्स में सीख जाओगे। जैसे एग्जांपल एक और ले रहा हूं, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, इसको भी तुम फिजिकली सेपरेट कर सकते हो, तो ये भी एक मिक्सचर है। तो मिक्सचर को आप फिजिकली सेपरेट कर सकते हो, ध्यान रखना। जैसे ये बताओ, आपके सामने मैंने एक आयरन सल्फर और सॉल्ट को मिला दिया है, आयरन सल्फर सॉल्ट को मिला दिया है। बताओ ये एलिमेंट है, कंपाउंड है कि मिक्सचर है? तो बोलोगे कि सर इसमें तो आपने आयरन एक एलिमेंट है, आयरन एक एलिमेंट है, सल्फर एक एलिमेंट है और सॉल्ट एक कंपाउंड है। आयरन एक एलिमेंट है, सल्फर एक एलिमेंट है, सॉल्ट एक कंपाउंड है, और आपने कई एलिमेंट और कंपाउंड को मिलाकर एक मिक्सचर तैयार कर दिया, तो ये एक मिक्सचर है, ये एक मिक्सचर है। और ये आपस में मिलते नहीं हैं, ये मिलते नहीं है, तो ये मिक्सचर हम गैस कर सकते हैं कि हेट्रोजेनस मिक्सचर है। ये मिक्सचर एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि आयरन में सल्फर और सॉल्ट मिक्स नहीं हो सकता, हेट्रोजेनस मिक्सचर है। डेफिनेटली हमें सेपरेट कर सकते हैं। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि तिकड़म लगाओ, जुगाड़ लगाओ, सेपरेट करो, तो दिमाग में ये आएगा कि सर आयरन जो होता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो अगर मैं मैग्नेट की हेल्प से देखूं तो मैं इसमें से आयरन सेपरेट कर सकता हूं, हो गया। सॉल्ट जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, तो मैं इसको अगर घोल दूं, इस पूरे सिस्टम को घोल दूं, तो सॉल्ट घुल जाएगा, लेकिन सल्फर और आयरन वाटर में नहीं घुलेगा। तो देखो सॉल्ट भी अलग हो गया। तो सॉल्ट को मैंने वाटर में घोल के अलग कर लिया, आयरन को मैंने मैग्नेट की मदद से अलग कर लिया, सल्फर भी किसी में घुलता होगा ना। तो ये तुम सीखोगे, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे में घुलता है। तो सल्फर जो होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलता है। एग्जाम्पल है कार्बन डाई सल्फाइड। ये पोलर सॉल्वेंट क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सब तुम आगे सीख जाओगे। वाटर एक सॉल्वेंट होता है, वाटर एक सॉल्वेंट होता है जिसमें चीजें घुलती हैं, पोलर सॉल्वेंट होता है। ऐसे ही कार्बन डाई सल्फाइड भी एक सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर होता है। तो सॉल्ट ये चीजें वाटर में घुल जाती हैं, और जो नॉन मेटेलिक चीजें हैं वो CS2 में घुल जाती हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम आयरन को मैग्नेट की मदद से सेपरेट कर सकते हैं इस मिक्सचर से, हम सल्फर को CS2 में घोल के सेपरेट कर सकते हैं, और हम सॉल्ट को वाटर में घोल के सेपरेट कर सकते हैं। तो मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के बहुत सारे जुगाड़, टेक्निक, तरीके होते हैं। ठीक।
तो जल्दी से देख लेते हैं इसमें होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर में डिफरेंस क्या है, फटाफट देखो। Those mixture in which substance are mixed together and are indistinguishable from one another, यानी आपने शुगर को पानी में डिसॉल्व किया, आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते, नहीं देख सकते, वो होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक। लेकिन हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या है? वो मिक्सचर जिसमें कि सब्सटेंस हमेशा सेपरेटेड ही रहते हैं। जैसे ऑयल और वाटर में अगर तुम देखोगे तो ऑयल और वाटर अलग दिख रहे हैं, वो पूरी तरह मिले नहीं है, तो वो हेटेरोजेनस है। होमोजेनस में कॉम्पोजिशन थ्रू आउट दी सेम रहता है। तुम अगर पूरे एक जग में वाटर लेके चीनी मिला दो तो हर जगह सैंपलिंग करोगे तो सेम मिठास मिलेगी, कॉम्पोजिशन सेम मिलेगा। लेकिन वही तुम अगर तेल मिला दोगे तो सरफेस पे तेल ज्यादा रहेगा और बल्क में तेल आपको नहीं मिलेगा। तो कॉम्पोजिशन इसमें कांस्टेंट नहीं रहती है हेटेरोजेनस मिक्सचर में, ठीक। कंपोनेंट ऑफ होमोजेनस मिक्सचर कैन नॉट बी विजिबल। आप सॉल्यूशन के कंपोनेंट को आंखों से नहीं देख सकते। एग्जांपल वही है, सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एग्जांपल ले लो। और जो हेटेरोजेनस होता है उसके कंपोनेंट को आप आंखों से देख सकते हो। रेत और पानी मिलाओगे तो रेत पानी अलग दिखाई देगा, ऑयल और पानी मिलाओगे तो ऑयल पानी अलग दिखाई देगा। एग्जाम्पल है शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन, एग्जाम्पल है होमोजेनस मिक्सचर का। और शुगर को सैंड में मिला दो या मिल्क जो है एग्जाम्पल है हेटेरोजेनस मिक्सचर का, ठीक। फिलहाल आज का लेक्चर मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। आज का लेक्चर पूरी तरह से बेसिक था। कुछ बेसिक बातें हम अगली क्लास में भी करेंगे, कुछ लॉज के बारे में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक। टाइम थोड़ा सा मैं भी एडजस्ट करूंगा, कुछ बच्चों को दिक्कत है कुछ कुछ टाइम में, तो और फिर एक सुटेबल टाइम मैनेज कर लेंगे। फिलहाल आज का मैं लेक्चर यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ।